Let's have a look at the big picture. First of all, in this subsection we'll talk about the general features of blood. Secondly, we'll discuss the composition of blood in detail, and thirdly we'll talk about the functions of blood. I have a question for you. A person is weighing 60 kilogram. What will be the approximate weight of his blood? A option is 1 kilogram, B option is 4 kilogram, C option is 5 kilogram, and D option is 10 kilogram. So basically जो blood का weight होता है, this is 1/12 the body weight. So 60 divided by 12, best response to this question would be 5 kilogram. That is Charlie. Another question, what is the normal pH of human blood? तो human blood की जो normal pH है वो 7.35 to 45 की रेंज में होती है. Anyways, A option 7 है, B option 7.2, C option is 7.4 and D option is 4.7. So best response to this question would be Charlie 7.4. So let's talk about the general features of blood. First of all, कलर के लिहाज से ये रेड होता है, एंड सेकेंडली वेट, जो इसका जो बॉडी का इसका वेट इन द बॉडी ये 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी वेट है. जैसे कि अगर एक 60 किलोग्राम का बंदा है तो उसमें जो ब्लड का वेट होगा दैट वुड बी 60 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट वी हैव गॉट द वॉल्यूम इन अडल्ट. तो एक अडल्ट के अंदर तकरीबन 5 लीटर खून होता है वॉल्यूम के लिहाज से, और इसकी जो पीएच है इट्स 7.4. प्रिसाइजली स्पीकिंग ये 7.35 टू 7.45 की रेंज में होती है पीएच ब्लड की. सो ये स्लाइटली बेसिक पीएच है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. सो कॉम्पोजिशन के लिहाज से ब्लड में वी हैव गॉट the 55% plasma and the 45% blood cells, right? So grossly speaking blood में 55% plasma है और 45% क्या है, blood cells हैं. अब हम इसको एक फोटोग्राफ की मदद से भी अंडरस्टैंड करते हैं. जस्ट इमेजिन करें कि ये एक पेशेंट का आर्म है, इससे सिरिंज की मदद से ब्लड निकाला और उस ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. ऑलराइट, जिसमें और इसमें एंटीकोएगुलेंट भी ऐड किया, और उसके बाद फिर इस टेस्ट ट्यूब की सेंट्रीफ्यूगेशन. राइट, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको जो सुपरनेटेंट क्लियर फ्लूइड नजर आएगा, बेसिकली ये क्या है, दिस इज द प्लाज्मा. और उसके बाद फिर बॉटम में जो आपको ओवरऑल कह लें कि जो पोर्शन नजर आएगा रिलेटिवली डार्कर पोर्शन रेडिश से कलर का, सो ये क्या होगा, दिस वुड बी द एरिथ्रोसाइट्स और द रेड ब्लड सेल्स. जबकि इनके दरमियान में एक बफी सा कोट होगा जो कि अदरवाइज जिसमें कुछ और सेल्स होंगे. सो यू सीन हियर कि अगर फर्ज करें कि ये 100 मिल ब्लड था तो इसमें से 55 मिल प्लाज्मा है और 45 मिल जो है ये आरबीसीज होंगे. सो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है इसके अंदर 55% प्लाज्मा है और 45% ये ब्लड सेल्स हैं जो कि मोस्टली आरबीसी से कंप्राइज्ड है. राइट, इन से प्रिसाइजली आप यही कहेंगे कि ये जो 45% है ये ब्लड सेल्स हैं जिसमें से मोस्टली रेड ब्लड सेल्स हैं ऑफ कोर्स. So here we have got the plasma. So you can say कि ये 55% of the total blood है. So plasma in turn it's comprised of the water and the dissolved substances. Plasma में 90% water होता है. So most abundant component of plasma is of course the water. And dissolved substances इसमें 10% है. So जो dissolved substances हैं in turn they are proteins and the other substances. So dissolved substances proteins हैं और other substances हैं. जो proteins हैं ये 7 to 9% की रेंज में है, जबकि जो other substances हैं ये 2 to 3% की रेंज में है. और जो proteins हैं, proteins कौन कौन सी हैं प्लाज्मा के अंदर, इसमें first of all we have got this albumin, राइट, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है. अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एल्ब्यूमिन. हाँ, अगर आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट अबंडेंट ब्लड प्रोटीन कौन सी है, तो पूरे ब्लड के अंदर ओवरऑल जो प्रोटीन मोस्ट कॉमन होगी दैट वुड बी हीमोग्लोबिन, नॉट द एल्ब्यूमिन. हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफिकली प्लाज्मा की बात की जाए, पूरे ब्लड की बात ना की जाए, तो फिर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होगी, दैट वुड बी एल्ब्यूमिन. और एल्ब्यूमिन जो है ये बेसिकली इसके कह लें कि इसके दो मेजर फंक्शंस हैं.
एक ये ऑनकोटिक प्रेशर को या प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगी, और सेकेंडली ये ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये कैसे इन्वॉल्व होती हैं? जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये है जी एक ब्लड कैपिलरी, इसकी लाइनिंग जो है ये ब्लड सेल से बनी है, यू सीन हियर। सो इसकी जो लाइनिंग है इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द ब्लड सेल्स, और अब इसके अंदर अब इन टर्न क्या है, इसके जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, मे बी कोई हार्मोन है, मे बी कोई स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस ब्लड के अंदर अगर ट्रेवल करेगी तो हमें पता है कि इसकी जो लाइनिंग है ब्लड वेसल की या ब्लड कैपिलरी की, ये बनी हुई है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। सो देयर इज अ गुड चांस कि ये जो सब्सटेंस है ये अल्टीमेटली ये सर्कुलेशन से निकल के सेल्स के अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है, एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन वेरी इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सब्सटेंस को हमने ब्लड में ट्रेवल करवाना है तो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में हम उसको ट्रेवल नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, ये जो है ये थायराइड हार्मोन्स को पैदा करता है विच आर ट्रेमेंडसली लिपिड सॉल्युबल। तो थायराइड हार्मोन्स अगर उन्होंने फर्ज करने के नेक से फुट के सेल्स तक ट्रेवल करना है तो वो एज सच बगैर उसके वाटर सॉल्युबल हुए वो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकते। वो अल्टीमेटली जैसे ही वो ग्लैंड से कैपिलरीज में जाएंगे अल्टीमेटली दे वुड एंटर इनटू द सेल्स। सो वी हैव टू मेक इट वाटर सॉल्युबल, या जो थायराइड हार्मोन है उसको हमें वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा, ओनली देन इट वुड बी एबल टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द ब्लड। एंड हाउ वी कैन रेंडर अ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल? हम एक लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर सॉल्युबल कैसे बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बाय अटैचिंग इट विद सम सॉर्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। सो फर्स्ट करें, अगर ये हार्मोन है तो इस हार्मोन को अगर हम एक प्रोटीन के साथ अटैच करेंगे, तो ये हार्मोन है, इसको अगर हम एक प्रोटीन के साथ अटैच करेंगे तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन और हार्मोन का, ये हो जाएगा वाटर सॉल्युबल। नाउ इट कैन मेक इट्स वे टू द लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर ऑफ एरियाज में अब ये ट्रेवल कर सकता है। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स में चूंकि एल्ब्यूमिन मोस्ट कॉमन है, सो इसीलिए ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। ओके, सो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के साथ एल्ब्यूमिन बाइंड करेगी और इस तरह से लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इसमें एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। सेकेंडली वी हैव गॉट द ग्लोबुलिन्स। सो मोस्ट अबंडेंट एल्ब्यूमिन है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन है दैट इज द ग्लोबुलिन। सो जो ग्लोबुलिन है इसके भी जो रोल है दैट इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ द एल्ब्यूमिन, कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में भी ये अपना रोल प्ले करेगी, और सेकेंडली ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व है, यानी कि ये भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ट्रेवल करवाने में हेल्प आउट कर सकती है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन वी हैव गॉट इज द फिब्रिनोजन। जैसे कि एक जनरलाइजेशन पहले भी मैंने आपको दी थी कि द जेन्स इन बायोलॉजी आर इनएक्टिव। सो फिब्रिनोजन जो है ये भी इनएक्टिव है। सो फिब्रिनोजन ने बेसिकली एक्टिवेट होके फिब्रिन में कन्वर्ट होना होता है, एंड दिस फिब्रिन इट टेक्स पार्ट इन द क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग में खुद से हिस्सा लेगी। और इसके साथ ही एक और प्रोटीन है विच इज द प्रोथ्रोम्बिन। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है बेसिकली इट कैटालाइजेस द क्लॉट फॉर्मेशन। ये दो क्लोजली रिलेटेड फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा कि फिब्रिनोजन खुद क्लॉट फॉर्मेशन में हिस्सा लेगी, जबकि प्रोथ्रोम्बिन क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। फिब्रिनोजन बेसिकली एक इस तरह से हिस्सा लेगी, यू कैन से कि फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होके ये प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ती है क्लॉट में। सो अगर एक क्लॉट की आप बात करें, इन अ क्लॉट वी हैव गॉट द प्लेटलेट्स, से हमारे पास ये प्लेटलेट्स हैं, और फिर इन प्लेटलेट्स को जोड़ने के लिए वी हैव गॉट द फिब्रिनोजन और फिब्रिन देयर, राइट। सो आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि in a clot the platelets are just like the bricks and the fibrin is just like the cement. So fibrin basically जो platelets हैं उनको आपस में जोड़ेगी ये वाली प्रोटीन। So इसीलिए हम कहते हैं कि ये खुद से directly involved है in the clot formation, जबकि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये directly clot formation में involved नहीं है, ये just इस process को catalyze करती है। And then last of all we have got the immunoglobulins। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सिंपल वर्ड्स में हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज इज सेम थिंग। सो ट्रेसेस में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं इवन प्लाज्मा के अंदर, और इनका जो रोल होता है वो होता है इम्यूनिटी के अंदर। ऑलराइट, और इसमें ओवरऑल जनरलाइजेशन ये है कि ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं ये सारी की सारी बनती कहां से हैं? लिवर से बनती हैं। सिर्फ इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के सिवा तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं बेसिकली ये लिवर से नहीं बनती, बल्कि ये कहां से बनेंगी? ये बनेंगी फ्रॉम द
प्लाज्मा सेल्स, ये प्लाज्मा सेल से बनेंगी. सो यू कैन सी दिस नोट हियर, ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एक्सेप्ट द इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स. सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओवरऑल कौन सी ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर से नहीं बनती, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और द एंटीबॉडीज. और अगर आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, इट्स एल्ब्यूमिन. और सबसे मेजर रोल ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में कौन सी प्रोटीन प्ले करती है, बिग मोस्ट अबंडेंट, वो भी एल्ब्यूमिन प्ले करेगी. और उसके बाद ग्लोबुलिन भी ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में या प्लाज्मास्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है, लेकिन चूंकि इसके बढ़ने एल्ब्यूमिन से कम है, इसलिए बेस्ट रिस्पांस हमारा उस सिनेरियो में एल्ब्यूमिन ही होगा. अब अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन ऐसी है जो क्लॉट फॉर्मेशन में पार्ट लेती है डायरेक्टली, दैट इज फिमिनोजन. और कौन सी कैटालाइज करती है क्लॉट फॉर्मेशन के प्रोसेस को, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन. और लास्ट पे फिर वी हैव गॉट द इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि ट्रेसेस में है और अल्टीमेटली दे आर प्लेइंग द रोल इन द इम्यूनिटी. एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द ब्लड सेल्स जो कि ब्लड का 45% है. एंड देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ ब्लड सेल्स in our blood. We have got the red blood cells firstly, and secondly we have got the white blood cells, and thirdly we have got the platelets. जो ब्लड का रेड कलर है बेसिकली अब कह सकते हैं कि वो इन रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही होता है. I have a question for you. Which of the following blood cells form in lymphoid tissues? A option is RBCs, B option is platelets, C option is granulocytes, and D option is agranulocytes. And the best response to this question is agranulocytes. Basically ये lymphoid tissues में बनते हैं. आगे चल के हम इसकी रीजनिंग को भी डिस्कस करते हैं. Another question, which one is correct for RBCs? A option is biconcave, non-nucleated and circular cells. B option is biconvex, non-nucleated and oval cells. C option है biconcave, non-nucleated and oval cells. D option is biconcave, nucleated and circular cells. So basically जो RBCs होते हैं ये biconcave होते हैं, non-nucleated होते हैं और circular होते हैं in the human being. So best response to this question would be alpha. क्योंकि हम ह्यूमन ब्लड को डिस्कस कर रहे हैं ऑफ कोर्स, सो आरबीसी से यहां पे मुराद क्या है कि ह्यूमन ब्लड ह्यूमन आरबीसीज हैं. सो विच वन इज करेक्ट फॉर द ह्यूमन आरबीसीज यू कैन से, अगर इस स्टेटमेंट को मैं मजीद एलैबोरेट करूं तो. सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी अल्फा. Now let's discuss the comparison of the blood cells with the help of this table. So ये जो टेबल है एग्जाम के लिए वेरी हाई यील्ड टेबल है, क्योंकि बड़ी दफा जो क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर होते हैं वो आप कह लें कि कोरिलेशन के क्वेश्चंस अपीयर होते हैं. सो एक कंपैरेटिव वे में हम सारे के सारे ब्लड सेल्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं. लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल. इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट फीचर, इन द सेकंड कॉलम वी हैव गॉट द रेड ब्लड सेल्स, इन थर्ड कॉलम वी हैव गॉट द व्हाइट ब्लड सेल्स, इन द फोर्थ कॉलम वी गॉट द प्लेटलेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके नेम पे बात करते हैं. तो आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट भी कह देते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी कह देते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह देते हैं. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट देयर कलर. तो कलर के लिहाज से आरबीसीज सुर्ख रंग के होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसीज दे आर कलरलेस एंड द प्लेटलेट्स दे आर कलरलेस. सो पैराडॉक्सिकली जो डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं ये कलरलेस हैं, यानी कि ओवरऑल इनकी जो अपीयरेंस होगी, अगर हम ब्लड में से आरबीसीज को निकाल दें तो ब्लड की जो अपीयरेंस होगी वो वाटरी सी अपीयरेंस होगी. सो दे आर कलरलेस. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फॉर्मेशन. तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये लिवर और स्प्लीन में बनते हैं, जबकि अडल्ट्स के अंदर ये रेड बोन मैरो में बनते हैं. राइट, सो ये फैक्ट याद रखिएगा कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में, यानी कि जब बच्चा मां के पेट में डेवलप हो रहा होता है उस वक्त रेड ब्लड सेल्स कहां से बनेंगे, लिवर और स्प्लीन से, जबकि एडल्ट्स के अंदर ये रेड बोन मैरो के अंदर बनेंगे. और उसके बाद फिर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये बनते ही रेड बोन मैरो से हैं. और ये एक हाई यील्ड फैक्ट है, ये याद रख लीजिएगा कि रेड बोन मैरो में कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनसे प्लेटलेट्स बनते हैं. एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी मेगा कैरियोसाइट्स. बेसिकली मेगा कैरियोसाइट्स ये लार्ज साइज सेल्स होते हैं इन द रेड बोन मैरो, जिन सेल्स की फ्रेगमेंटेशन से अल्टीमेटली यू एंड अप हैविंग द प्लेटलेट्स. और उसके बाद अब हम साइज की बात करते हैं. तो आरबीसीज का जो साइज है वो 8 माइक्रोमीटर होता है. अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिकली अगर आप कैपिलरी के ल्यूमिनल डायमीटर को देखो, अगर हम इस डायमीटर को देखें, ये अगर एक कैपिलरी है इसके ल्यूमिनल डायमीटर को देखें तो ये 7.5 माइक्रोमीटर है, जबकि जो आरबीसी है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, आरबीसी का डायमीटर. सो हियर वी हैव गॉट दिस आरबीसी, बाइकनकेव आरबीसी.
राइट। इसका जो डायमीटर है ये कितना है, ये ओवरऑल अब कह लें कि 8 माइक्रोमीटर है, राइट, जैसे हमने भी इधर डिस्कस किया। तो अब नैरोड कैपिलरी में से ये ज्यादा चौड़ा आरबीसी कैसे गुजरेगा, तो इसका रिस्पॉन्स है ये ऐसे गुजरेगा, स्ट्रेट। कैसे गुजर सकता है, बेसिकली बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो कि बिल्ली हर उस सुराख में से गुजर जाती है जिसमें सिर्फ उसका हेड फिट आ जाए, हद तक उसकी बाकी बॉडी बहुत चौड़ी होती है, सो उसमें से वो स्क्वीज करके गुजर जाती है। सेम आइडिया आरबीसी का भी है कि आरबीसी की बाइकनकेव शेप इसको अलाउ करती है कि ये स्क्वीज करके कैपिलरी में से गुजर जाए, और इसकी इंपॉर्टेंस भी है। तो इस स्क्वीजिंग की वजह से आरबीसी स्लोली ट्रेवल करता है in the capillaries, and it allows time for the diffusion of the gases, of course, and it's good for us. So 8 माइक्रोमीटर इसका साइज है आरबीसी का, जबकि अगर हम डब्ल्यूबीसी के साइज की बात करें तो आरबीसी की निस्बत कहीं ज्यादा बड़े होते हैं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स आरबीसी की निस्बत कहीं ज्यादा छोटे होते हैं। So platelets are very very small as compared to RBCs, and WBCs are very very big as compared to RBCs. शेप के लिहाज से जो RBCs हैं इनकी बाइकनकेव शेप होती है। बाइकनकेव शेप से क्या मुराद है, से अगर आप एक डफ लेते हैं, लाइक जिसको उर्दू में पेड़ा कहते हैं, अगर आप आटे का पेड़ा लेते हैं और उसको सेंटर से आप दोनों हाथों से कंप्रेस कर देते हैं, उसके किनारे मोटे होंगे और उसका सेंटर पतला होगा। ये जो शेप है इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये बाइकनकेव शेप है। तो आरबीसीज की जो शेप होती है वो बाइकनकेव शेप होती है, जबकि डब्ल्यूबीसीज की शेप हाईली वेरिएबल है, जबकि प्लेटलेट्स की कोई खास शेप होती ही नहीं है, कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। फिर अगर आप बात करें नंबर पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, तो मेल्स में जो नंबर है आरबीसीज का ये 5 मिलियन पर mm क्यूब है, प्लस माइनस 0.5, जबकि फीमेल्स में जो नंबर है आरबीसीज का दिस इज 4 मिलियन पर mm क्यूब प्लस माइनस 0.5, या ये भी आप कह सकते हैं कि मेल्स में जो नंबर है आरबीसीज का वो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब की रेंज में है, जबकि फीमेल्स में 3.5 टू 4.5 मिलियन पर mm क्यूब की रेंज में है। फीमेल्स में जो रिलेटिवली लेसर नंबर है इसका आरबीसीज का, वो क्यों है, बेसिकली दैट्स बिकॉज द फीमेल्स मोस्टली दे लूज ब्लड एवरी मंथ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, सो प्रोबब्ली दिस इज द मेन रीजन। और उसके अलावा जो कह लें कि जो हार्मोन्स हैं, ऑफ कोर्स मेल्स और फीमेल्स में हार्मोन्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, लाइक जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ब्लड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, सो दैट मे आल्सो बी अनदर रीजन कि मेल्स के अंदर जो आरबीसी का काउंट है फीमेल्स की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं पर mm क्यूब, इनकी रेंज 7 to 8,000 होती है, जबकि जो प्लेटलेट्स हैं ये 250,000 पर mm क्यूब है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट जो सेल्स हैं ब्लड के अंदर वो कौन से हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ये आप देख सकते हैं कि ये 4 to 5 मिलियन पर mm क्यूब है, 4 to 5 मिलियन पर mm क्यूब, जबकि यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख हैं, राइट, 250,000 है ओनली प्लेटलेट्स। तो इसीलिए बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का होगा आरबीसीज। अब हम अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीसीज में एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, देयर इज नो न्यूक्लियस, ये ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। अब यहां से एक पॉइंट और भी राइज होता है कि अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता फिर आरबीसी अपने फंक्शंस को रेगुलेट कैसे करता है, और आरबीसी में जो भी काम होने हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसमें हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट अगर एक पाथवे है वो अगर इसके अंदर रन होना है फॉर एनर्जी, तो अल्टीमेटली उसके लिए एंजाइम्स वगैरह कहां से आ रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आरबीसी के अंदर हो रही हैं उसके लिए एंजाइम्स कहां से आ रहे हैं, इफ देयर इज नो प्रोटीन नो न्यूक्लियस देयर, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा इसका मतलब है डीएनए नहीं है, इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी, नई प्रोटीन्स नहीं बनेगी, नए एंजाइम्स नहीं बनेंगे। सो किस तरह से इसके फंक्शंस रेगुलेट हो रहे हैं, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जब आरबीसी डेवलप हो रहा होता है इन द रेड बोन मैरो, तो अल्टीमेटली उसी वक्त जब आरबीसी कह लें कि सर्कुलेशन में आता है तो सर्कुलेशन आने से पहले ही जो भी प्रोटीन्स इसको अपनी लाइफ के लिए चाहिए होती हैं अपने साथ लेके आता है। और जैसे आपको पता है कि सेल में हर प्रोटीन की भी हाफ लाइफ होती है, सो जैसे ही उन प्रोटीन्स की लाइफ खत्म होती है तो आरबीसी की लाइफ भी खत्म हो जाती है, तभी इसकी जो लाइफ है दिस इज ओनली 120 डेज। सो बहरहाल इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, और सेकेंडली इसके अंदर सबसे जो मेजर पोर्शन है वो हीमोग्लोबिन से बना हुआ है। सो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, 5% एंजाइम्स हैं, कुछ सॉल्ट्स और प्रोटीन्स वगैरह भी हो सकती हैं। सो ये सीन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें
तो लाइक अगर ये आरबीसी को हमने पहले भी ड्रॉ किया था, हियर वी हैव गॉट दिस आरबीसी। तो आरबीसी जो है मेनली इंटरनली फिल्ड है विद दिस हीमोग्लोबिन, साथ ही का कुछ दूसरे एंजाइम सॉल्ट प्रोटीन्स वगैरह भी हो सकते हैं। जबकि जो स्ट्रक्चर है डब्ल्यूबीसी का ये हाईली वेरिएबल है, लेकिन न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स जो है इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। सो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स कौन से हैं, आंसर इज आरबीसीज एंड द प्लेटलेट्स, दोनों में न्यूक्लियस नहीं होगा। एंड लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है ये 180 डेज यानी कि तकरीबन 4 महीने होती है। इसकी रीजन भी मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद फिर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ है ये वेरिएबल होती है, इवन चंद दिन से लेके फॉर होल लाइफ टाइम तक इनकी लाइफ हो सकती है। जबकि जो प्लेटलेट्स हैं इनकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती है, चंद घंटों से लेके चंद दिनों तक इनकी लाइफ होती है। एंड देन फंक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो आरबीसीज दे एक्चुअली प्ले रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। इसमें ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करती है। अगर आपको याद हो तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था, जो कि बनती थी कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के कंबाइन होने से, राइट। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज में आरबीसी रोल प्ले करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जो मेन स्ट्रीम रोल है वो इम्यूनिटी के अंदर है और प्लेटलेट्स का जो मेन स्ट्रीम रोल है वो क्लॉटिंग में है। और उसके बाद फिर टाइप्स के हवाले से आरबीसीज और प्लेटलेट्स की कोई आगे फर्दर सब टाइप्स नहीं है। जबकि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की बेसिस पे हमने 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे नंबर पे वी हैव गॉट द ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो उसमें आगे फर्दर कौन कौन से सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड दी मोनोसाइट्स। तो आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, नेबुलम, NEBLM, नेबुलम। सो इसमें जो नेब है दिस इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड जो लम है दिस इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। Okay? So neutrophils, eosinophils and basophils are granulocytes and lymphocytes and monocytes these are A granulocytes. Exam आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि which of the following is granular A granulocyte या which of the following cell does or does not have granules in its cytoplasm. Of course on the basis of this mnemonic you would be able to answer such sort of question. And now we are going to discuss the types of the white blood cells इन फर्दर डिटेल। लेकिन इससे पहले कि हम टाइप्स के साथ प्रोसीड करें, ओवरऑल लेट्स हैव अ लुक एट ऑल दी ब्लड सेल्स। आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स हैं। इन तीनों के अंदर, इन तीनों के साइटोप्लाज्म में आपको ये ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे होंगे। हियर वी हैव गॉट द ग्रेन्यूल्स, इवन इओसिनोफिल्स में वी हैव गॉट द ग्रेन्यूल्स एंड बेसोफिल्स में भी वी हैव गॉट द ग्रेन्यूल्स। सो नेब आर द ग्रेन्युलोसाइट्स। जबकि जो लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स जो हैं दे आर ए ग्रेनुलोसाइट्स। इनके साइटोप्लाज्म में आपको कोई भी ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आ रहे। सो लम आर द ए ग्रेनुलोसाइट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं किस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है। जबकि जो इरिथ्रोसाइट है ये भी आप इनकी बाइकनकेव शेप को देख सकते हैं एंड दे आर आल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड। एंड Now we are going to start off our discussion with the types of the white blood cells. लेकिन इससे पहले कि हम white blood cells की nitty gritty में जाएं, I would like to ask few questions from you at this stage. A option है neutrophils, B option is eosinophils, C option is basophils, D option is lymphocytes and E option is monocytes. पहली statement है which of the following are least in number in the human blood? सबसे कम कौन से हैं? आंसर इज बेसोफिल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है which of the following blood cells have longest lifespan? Which of the following blood cells have longest lifespan? And the best response to this question would be, what do you think? Neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes, monocytes. सबसे ज्यादा लेंथी लाइफ स्पैन किसका होगा? And the best response to this question would be lymphocytes, delta. And next है जी multi-lobed nucleus and small pink granules characterize. So multi-lobed nucleus and the small pink granules ये neutrophils को characterize करेंगे. And next statement है bi-lobed nucleus and large purple और blue granules are present in. तो basically ये किसका फीचर है? bi-lobed nucleus and blue granules ये basophils का फीचर है। आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स आर, तो मोस्ट अबंडेंट तो न्यूट्रोफिल्स हैं, सेकंड मोस्ट अबंडेंट आर द लिम्फोसाइट्स। अनदर रेंज ऑफ क्वेश्चंस, सेम ऑप्शंस है हमारे पास और स्टेटमेंट क्या है? मास सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ।
तो मास्ट सेल्स जो हैं बेसिकली ये किसकी डिफरेंशिएशन से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ द बेसोफिल्स. Charlie is the best response. And plasma cells are derived from, basically जो B lymphocytes होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन से आगे फर्दर प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, जिससे आगे इंटर्न एंटीबॉडीज बनती हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी lymphocytes. नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर टिश्यू फेगोसाइट्स. तो याद रखिएगा कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दे आर ब्लड फेगोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स आर द टिश्यू फेगोसाइट्स. बल्कि अब ये भी कह सकते हैं कि जो मोनोसाइट्स हैं व्हेन दे लीव द सर्कुलेशन एंड एंटर इनटू द टिश्यूज देन दे बिकम मैक्रोफेजेस. एंड प्रिसाइजली स्पीकिंग मैक्रोफेजेस जो हैं वो टिश्यू फेगोसाइट्स हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास मैक्रोफेजेस का ऑप्शन नहीं है, वी आर हैविंग द ऑप्शन ऑफ मोनोसाइट्स ओनली. सो इस क्वेश्चन के लिए इसीलिए हम मोनोसाइट्स ही को पिक करेंगे. आगे चलकर इसकी फर्दर डिटेल भी देखते हैं. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर ब्लड फेगोसाइट्स. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रोफिल्स आर दी ब्लड फेगोसाइट्स. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस. तो एलर्जिक रिएक्शंस में बेसिकली बेसोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं. इसको भी अभी हम शॉर्टली डिटेल से डिस्कस करते हैं. Another range of questions. A option is eosinophils and basophils. B option is neutrophils and eosinophils. C option is monocytes and lymphocytes. D option is platelets and RBCs. E option is neutrophils and monocytes. And F option is neutrophils and macrophages. And statement है हमारे पास select the set of WBCs with function opposite to each other. Condition क्या है कि ऐसे सेट को सिलेक्ट करना है जिनका फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. तो इयोसिनोफिल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, और इसके मुकाबले में जो बेसोफिल्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं बाय प्रोडक्शन ऑफ द हिस्टामिन. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ब्लड सेल्स फेगोसाइटोज स्मॉल एंड लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली. सो स्मॉल सेल्स को ब्लड के अंदर बेसिकली न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोज करते हैं, जबकि जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं इनको टिश्यू में मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोज करते हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एफ, न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस. नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड एंड टिश्यू फेगोसाइट्स रिस्पेक्टिवली. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूट्रोफिल्स ये ब्लड फेगोसाइट्स हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं ये टिश्यू फेगोसाइट्स हैं. अगेन एफ वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन एज वेल. So now we have got a table about the white blood cells. So let me orient you towards this table. So this is a very high yield table from the examination point of view. जो इसमें WBCs के बारे में different ways में information test की जाती है, and the questions they seem to be relatively hard questions for the students क्योंकि there is a lot of information. और अगर आप इसको effectively अपने mind में organize नहीं करते information को और correlative way में इनको study नहीं करते white blood cells को, आपके लिए exam में questions को attempt करना थोड़ा hard हो जाता है. So I would try to organize the information in your brain with the help of this table. So you seen here in the extreme left column we have got the name of respective white blood cell, then we have got the structure, and thirdly we have got the percentage or abundance of that particular white blood cell in the blood, and then we have got the functions of that respective cell. So first of all we have got the neutrophils. जो neutrophils है structure के लिहाज से they have got multi-lobed nucleus. न्यूक्लियस एक ही होगा लेकिन उसके लोब्स कई सारे होंगे. इसके 2 to 5 की रेंज में लोब्स हो सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके 4 लोब्स हैं, राइट. सो मल्टी लोब न्यूक्लियस है और इसके अलावा स्मॉल पिंक ग्रेन्यूल्स हैं. यू कैन सीन हियर ये स्मॉल पिंक ग्रेन्यूल्स हैं. सो मल्टी लोब न्यूक्लियस एंड स्मॉल पिंक ग्रेन्यूल्स दे कैरेक्टराइज द न्यूट्रोफिल, और ये मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग द 62% ऑफ ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड दीज आर ब्लड फेगोसाइट्स. गॉड फॉरबिड अगर किसी नीडल से आप प्रिक होते हैं और मे बी अगर नीडल की टिप कंटेमिनेटेड है, व्हाइट ब्लड जो बैक्टीरिया है वो आपके ब्लड में एंटर होंगे, तो ब्लड के अंदर ही इन बैक्टीरिया को न्यूट्रोफिल्स एंगल्फ कर लेंगे, इसलिए हम कहते हैं ये ब्लड फेगोसाइट्स है. नेक्स्ट वी हैव गॉट द बेसोफिल्स. जो बेसोफिल्स हैं इनका बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, यानी कि इनके 2 लोब्स होंगे इनके न्यूक्लियस के. यू सीन हियर जैसे ये एक लोब है और ये एक दूसरा लोब, वो 2 है, और इसके साइटोप्लाज्म में लार्ज पिंक ग्रेन्यूल्स होंगे. यहां पे न्यूट्रोफिल में स्मॉल पिंक ग्रेन्यूल्स है, लेकिन यहां पे लार्ज पिंक ग्रेन्यूल्स है. वहां पे न्यूट्रोफिल था भी मल्टीलोब, यहां पे स्पेसिफिकली 2 ही जस्ट लोब्स हैं. सो मल्टीलोब न्यूक्लियस जस्ट न्यूट्रोफिल्स का फीचर है, इसके अलावा और किसी भी व्हाइट ब्लड सेल के पास मल्टीलोब न्यूक्लियस नहीं है. और यू कैन सीन हियर ये लार्ज पिंक ग्रेन्यूल्स हैं.
सो ये आपको लार्ज साइज्ड पिंक ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, और उसके बाद फिर इनकी जो अबंडेंस है वो सारे वाइट ब्लड सेल्स का 2% है, और इनका काम क्या है, किलिंग ऑफ द एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट्स। जो एंटीबॉडी कोटेड पैरासाइट्स होते हैं जैसे टैपवर्म एटसेट्रा, उनको किल करना, ये इनका काम होता है यूसिनोफिल्स का। इसके अलावा इनएक्टिवेट द इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं उनको इनएक्टिवेट करना, ये ईओसिनोफिल्स का काम है। नेक्स्ट वी हैव गॉट द बेसोफिल्स। सो बेसोफिल्स का भी बाइलोब न्यूक्लियस है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ईओसिनोफिल्स के केस में था, लेकिन फर्क क्या है, ईओसिनोफिल्स के केस में लार्ज पिंक ग्रेन्यूल्स है और यहां पे लार्ज पर्पल या ब्लू ग्रेन्यूल्स हैं। सो बी फॉर बेसोफिल्स एंड बी फॉर ब्लू ग्रेन्यूल्स। सो ब्लू ग्रेन्यूल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही व्हाइट ब्लड सेल में आपको नजर आएंगे, एंड दैट इज द बेसोफिल्स। और इनकी जो अबंडेंस है हमारे ब्लड सेल्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका ये 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स के आगे डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक बेसोफिल्स डिफरेंशिएट होकर मास सेल्स बना सकते हैं। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मास सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ विच व्हाइट ब्लड सेल्स, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द बेसोफिल्स। और जो मास सेल्स हैं ये क्या करेंगे, दे रिलीज द हिस्टामीन। अब हिस्टामीन जो है ये एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। सो जब एक बी आपको काटता है, एक भेड़ आपको काटता है, वो बेसिकली हिस्टामीन आपके स्किन में इंजेक्ट करता है, और उसके बाद फिर वहां पे जो रेडनेस है, जो पेन है, और जो टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होता है, वेजोडाइलेशन होती है, राइट, जो सूजन होती है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं अल्टीमेटली दे आर सेकेंडरी टू द रिस्पॉन्स टू द हिस्टामीन, राइट। सो मास सेल्स जो है ये भी हिस्टामीन प्रोड्यूस करेंगे और ये एलर्जिक रिएक्शंस को प्रेसिपिटेट करवा सकती है हिस्टामीन इन टर्न। और उसके अलावा जो हेपरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि हमारी खून की नालियों में खून को कोएगुलेशन से बचाता है, वो भी मास सेल से ही प्रोड्यूस होता है। सो एग्जाम आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि हेपरिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी मास सेल्स। इफ मास सेल्स इज नॉट ऑन द लिस्ट देन मे बी यू कैन पिक द बेसोफिल्स। ऑलराइट, सो नाउ व्हाइट ब्लड सेल्स का ही टेबल हमारा कंटिन्यूड है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो सेल है वो लिम्फोसाइट्स हैं। तो लिम्फोसाइट्स में यू कैन सीन हियर कि लार्ज न्यूक्लियस है, जैसे आप देखें ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, एंड देन देयर इज अ स्मॉल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। ये स्मॉल रिम ऑफ साइटोप्लाज्म है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है क्योंकि ये है ही ग्रेनुलोसाइट। और आप देख सकते हैं कि अबंडेंस के लिहाज से ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स का 32% लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट या दी मोस्ट अबंडेंट हमने न्यूट्रोफिल्स को पढ़ा है। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं ये आगे फर्दर दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे एक्चुअली डिफरेंशिएट टू मेक द प्लाज्मा सेल्स व्हिच इन टर्न प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये रेगुलेटर्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये खास तौर पे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ये डायरेक्शंस पास कर रहे होते हैं उसके बाकी कंपोनेंट्स को कि दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और इन्हीं टी लिम्फोसाइट्स की ही आगे एक फर्दर टाइप होती है टी हेल्पर सेल्स, जिनको बेसिकली जो HIV है, जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, जिनको मेनली अटैक कर रहा होता है। सो HIV बेसिकली जो हमारे रेगुलेटर्स हैं इम्यून रिस्पॉन्स के, टी लिम्फोसाइट्स, इनको अटैक करता है। और नेक्स्ट वी हैव गॉट दी मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी या बीन शेप्ड होता है, मीन द सेम थिंग। सो यू नो किडनी इज बीन शेप्ड एंड बीन इज किडनी शेप्ड, तो दैट्स हाउ द बायोलॉजी डिस्क्राइब्स थिंग्स फॉर यू। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड है या बीन शेप्ड है, और इसके अलावा इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है। ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स का 3% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोनोसाइट्स। एंड मोनोसाइट्स व्हेन दे एंटर इनटू टिश्यूज दे डिफरेंशिएट टू फॉर्म द मैक्रोफेजेस। सो मैक्रोफेजेस क्या है, दे आर द टिश्यू फेगोसाइट्स। दे आर ट्रेमेंडसली लार्ज सेल्स, और बहुत बड़े बड़े साइज के जो पार्टिकल्स हैं जो कि टिश्यूज में अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, सो वहां जाके उनको ये एंगल्फ करेंगे, और अल्टीमेटली ये जो मैक्रोफेजेस हैं फिर उनको एंगल्फ करके दे मेक देयर वे इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, और वहां से फिर अल्टीमेटली दे कम बैक टू द सर्कुलेशन अगेन। एंड here
I have actually constructed a flow sheet so as to help you to identify the white blood cells from the description or from the photograph if presented on the exam. तो एग्जाम में चूंकि क्वेश्चन फॉर्मेट है कि वो आपको डिस्क्रिप्शन देके या फोटोग्राफ देके पूछ सकते हैं कि जी ये कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है या ये जो फोटोग्राफ है ये किस व्हाइट ब्लड सेल की है. सो अगर आप सिस्टमैटिकली सोचना सीख जाएंगे यू वुड बी वेरी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई द व्हाइट ब्लड सेल्स आउट ऑफ द लिस्ट. So you seen here कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं we actually categorize them broadly into two types, right? So इसकी दो किस्में हैं on the basis of whether granules are present in them or not. वो व्हाइट ब्लड सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे हम उनको क्या कहते हैं, दे आर ग्रेन्युलोसाइट्स. और वो व्हाइट ब्लड सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हम कहते हैं दे आर एग्रेनुलोसाइट्स. अब अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे देन नेक्स्ट थिंग यू विल लुक फॉर इज फॉर देयर न्यूक्लियस. अब उनके न्यूक्लियस को देखेंगे. अब अगर तो न्यूक्लियस होगा मल्टीलोब्ड तो वो सेल कौन सा होगा, न्यूट्रोफिल. और अगर न्यूक्लियस होगा बाइलोब्ड फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स को देखेंगे. और अगर न्यूक्लियस बाइलोब्ड है, कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स पिंक है, तो ये जो सेल होगा ये इओसिनोफिल होगा. अगर न्यूक्लियस बाइलोब्ड है और कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स ब्लू है तो ये जो सेल होगा ये बेसोफिल होगा. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ए ग्रेनुलोसाइट्स, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यू लुक एट देयर न्यूक्लियस, राइट. सो अगर तो न्यूक्लियस होगा लार्ज विद थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म तो ये किसका फीचर है, ये लिम्फोसाइट्स का फीचर है. और अगर किडनी या बीन शेप न्यूक्लियस होगा तो ये मोनोसाइट्स का फीचर है. सो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द व्हाइट ब्लड सेल्स. अब एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाइलोब न्यूक्लियस, ब्लू ग्रेन्यूल्स, bilobe nucleus and blue granules, they characterize which white blood cell. Best response would be basophils. And the large pink granules and bilobe nucleus characterize which white blood cell, of course the eosinophils. And multilobe nucleus and small pink granules, they characterize the neutrophil and so on. इसी तरह से जो large nucleus with thin rim of cytoplasm characterizes the lymphocytes, and the kidney shaped or bean shaped nucleus basically is the feature of the monocytes you see in here. And next we have got the functions of blood. So अभी तक हमने general features blood के discuss किए और उसके बाद हमने significant amount of time spent की on understanding the composition of the blood, very conceptual area from the examination point of view. And last of all we have got the functions of blood के हमारा जो blood है तो कौन कौन से काम सर अंजाम देता है. First of all it maintains a colloid osmotic pressure. Basically यू नो कि अगर वेसल्स के अंदर फ्लूइड ने स्टे करना है तो इट हैज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि वहां पे फ्लूइड को स्टे करवा के रखेगा. सो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स की इसके अंदर जो प्रेजेंस है प्लाज्मा के अंदर बेसिकली ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी जनरेट करती है. सो अगर कभी ऐसी स्टेट हो जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स बनना बंद हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर लिवर का सिरोसिस डेवलप हो जाए या जिगर अगर सुकड़ जाए तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है. उस वजह से फिर क्या होता है, ये ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है ये वेसल से बाहर मूव करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी पे स्वेलिंग्स आ जाती हैं, राइट. सो मेंटेन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक मेजर फंक्शन है ब्लड का. सेकेंडली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस जैसे हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस. हमने देखा कि किस तरह से लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है व्हाइल बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन. और इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड में डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की ट्रांसपोर्ट में ब्लड इन्वॉल्व होता है. सो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एटसेट्रा, ये भी इसका काम है. इसके अलावा इम्यूनिटी में बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ब्लड. और इसके अलावा फिर ये इंटरफेरॉन्स और एंटीटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है. और इसके अलावा इसका बफर एक्शन भी होता है, होम्योस्टेसिस में मेजर रोल प्ले करता है. और इवन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में भी इसका जो ब्लड है ये मेजर रोल प्ले करता है. ऑफ कोर्स अगर एक चीज एक जगह पे बन रही है और उसकी नीड कहीं दूसरी जगह पे है तो उसको दूसरी जगह पे पहुंचाना, और ऑफ कोर्स ये जो एक्सचेंज है मटेरियल्स की इसके लिए भी ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है. सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड. थैंक यू वेरी मच.